जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई और बेहतरीन क्लास लेके। और चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर जो है बच्चे इसे बड़ा टफ समझते हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि चैप्टर बहुत टफ नहीं है, आसान चैप्टर है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर तसल्ली से ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते चलना है और चीजों को समझते चलना है। ज्यादातर चीजें आपको जो है लिखी हुई मिलेंगी, मैं जहां पे बोलूंगा वहां पे चीजें समझनी है आपको ध्यान से, और लिखा हुआ सब आपको मिल जाएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो के लिंक में इसको दे दूंगा मैं, वहां से आप इसकी पूरी पीडीएफ जो है, पूरी पीपीटी जो है आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो लिखने पे इतना जोर नहीं देना है, समझने पे इतना जोर देना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, वो पानी पिया ना अभी बहुत ज्यादा, तो शुरू करते हैं चैप्टर। आप स्टार्ट हैं, मतलब आप रेडी हैं? ओके, चलो। तो पहला पड़ाव इलेक्ट्रिसिटी। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि विद्युत, बिजली। हमारे घरों में पंखे चलाना, टीवी चलाना, कूलर चलाना या जो भी बल्ब जलाना, ये जिसको जलाने के लिए जिस ऊर्जा का हमें आवश्यकता होता है, उस ऊर्जा का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली होता है। मतलब बात यह है कि घर के अंदर जितनी भी एनर्जी हम यूज करते हैं तो वो एक एनर्जी है, और वो किस रूप में जानी जाती है? इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जानी जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मॉडर्न टाइम। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम, हाउस, इंडस्ट्रीज एंड इन ट्रांसपोर्ट। यानी कि हमारे ट्रांसपोर्ट में, हमारे घरों में, फैक्ट्रियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में ये एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग की जाती है, और इसी का ही नाम क्या है? इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करने से पहले मैं बात करता हूँ आवेश की, चार्ज की। आपने जाना होगा चार्ज के बारे में, आप छोटी कक्षा में पढ़ के आए होंगे। चार्ज, चार्ज आवेश होता है, ठीक है। जब हम इसको ऐसे रगड़ेंगे और इसके पास कागज के टुकड़े अपने हाथ में रखेंगे, छोटे छोटे टुकड़े, उसको ऐसे करेंगे तो कागज के टुकड़े इस पर चिपक जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। मैं उसी चार्ज की बात कर रहा हूँ। और जो चार्ज है उसको हम आवेश बोलते हैं। चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक चार्ज हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज हमारा होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक चार्ज हमारा कैसा है? पॉजिटिव। और एक चार्ज हमारा कैसा है? नेगेटिव। और समझने वाली बात क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पास पास लाए जाएंगे तो ये पास पास नहीं जाएंगे, ये दूर भागेंगे आपस में एक दूसरे से। सेम टू सेम चार्ज पास पास नहीं भागते, दूर भागते हैं। चाहे माइनस माइनस का लेके आओ, चाहे प्लस प्लस का लेके आओ, ये भी दूर भागेंगे आपस में। लेकिन अगर एक हम प्लस का लेके आते हैं और एक हम माइनस का लेके आते हैं, तो ये आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बात समझ में आ गई? ओके, तो बस यही बात बतानी थी। बाकी चार्ज के बारे में बात करी जाए तो जो चार्ज है, चार्ज, चार्ज को हिंदी में आवेश बोलते हैं बच्चों, ठीक है। आवेश, इसको लिखते किससे हैं? इसको लिखते हैं सी से, है ऐसा है क्या? नहीं, इसको लिखते हैं किससे? क्यू से। क्यू से लिखते हैं किसको? आवेश को। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है सी। सी फॉर कूलाम। कूलाम इसकी क्या है? यूनिट है। और एक बात और थी चार्ज की, अगर प्लस के और प्लस के चार्ज पास पास रखे जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर भेज देंगे, और माइनस और माइनस के चार्ज पास पास रखे जाएंगे तो ये भी एक दूसरे को दूर दूर भेज देंगे। लेकिन प्लस का होगा एक और एक माइनस का होगा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, पास पास आ जाएंगे। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और लिखते हैं चार्ज को किससे? क्यू से। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। वन कूलाम क्या है? One coulomb is the quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton of an equal charge placed at a distance of 1 meter from it। मतलब 1 मीटर डिस्टेंस है हमारे पास में, हम यहां से चार्ज लेके चले 1 मीटर दूरी तक, लेकर के जाने के लिए जितना हमने उस पर फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वन कूलम चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। आप कक्षा 9 में पढ़ के आए होंगे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। तो जो पॉजिटिवली चार्ज है उसका नाम प्रोटॉन है, और जो नेगेटिवली चार्ज है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है। जो ऋण आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, जो धन आवेश है वो प्रोटॉन है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये चार्ज किस पे? प्रोटॉन पे। और इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। दोनों पे बराबर चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज है, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बात आती है कंडक्टर की। अगला टॉपिक है हमारा कंडक्टर यानी कि चालक। क्या होता है कंडक्टर? कंडक्टर एक तो होता बस में जो लेकर घूमता साथ में में टिकट देता है, उस कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में जो कंडक्टर है इसको बोलते हैं चालक। क्या कहते हैं इसको हम? चालक। चालक कहते हैं या फिर इसको हम क्या कहते हैं? सुचालक। हाँ, हिंदी वाले बच्चों की शिकायत रहती है ना, भैया हिंदी में ही लिखते हैं, इसलिए हिंदी में ही लिखा हुआ है, और जहां पे हिंदी में जो टर्म लिखी हुई है उसको मैं लिख दूंगा, बाकी बता दूंगा बोल करके। द सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। वे पदार्थ जिनके माध्यम से विद्युत प्रवाहित हो सकती है उन्हें सुचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुचालक कहा जाता है या कंडक्टर कहा जाता है। उसमें जितने भी धातुएं हैं हमारे पास में, सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है, ये सभी की सभी मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देती हैं, बिजली को पास कर देती हैं, इसलिए वो सब क्या है? चालक हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे जो है हमने तार लिया हुआ है, ये भी किसका है? मेटल का है। नेक्स्ट टॉपिक इंसुलेटर। इंसुलेटर को बोलते हैं हम रोधक या कुचालक। कुचालक, कुचालक। इंसुलेटर क्या होता है? कुचालक। कुचालक चालक का उल्टा है। जब किसी भी पदार्थ में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, हमने करंट दिया लेकिन करंट पास नहीं हुआ, जब विद्युत प्रवाहित नहीं होती तो उसको बोलते हैं कि भैया ये क्या है? यह इंसुलेटर कुचालक। ये सभी डायग्राम आप देख रहे होंगे, आपने बिजली के खंभों पे लगा हुआ देखा होगा, इनमें से करंट प्रवाहित नहीं होता, इसलिए क्या है? ये है कुचालक, ये है इंसुलेटर। अच्छा, एक बात समझने वाली ये है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि अगर किसी के अंदर करंट पास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर किसी के अंदर करंट पास नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो बात करते हैं चालक की। चालक के अंदर करंट पास हो जाता है, लेकिन जो कुचालक है, कुचालक के अंदर करंट पास नहीं होता, क्योंकि दोस्तों कुचालक के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और चालक में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी बात से निर्भर करता है कि करंट पास होगा कि करंट पास नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही आयंस हमारे पास बन जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन जाएंगे तो करंट पास हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट साइड पे। जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको दो भागों में बांटा हुआ है। जो विद्युत है उसको दो भागों में बांटा हुआ है स्टडी के लिए। पहला है उसके अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर विद्युत। क्या है? स्थिर विद्युत। और दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। दो तरह की है, एक है हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्थिर विद्युत, दूसरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। तो पहले बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, स्थिर विद्युत की या स्थैतिक विद्युत की। इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट। चार्ज इसमें रेस्ट में रहते हैं। दे डू नॉट मूव, वो मूव नहीं करते। द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड रब्ड with a silk cloth and the charge acquired by an anabolic rod rubbed with the woolen cloth are the example of static electricity। इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है दोस्तों, कि उसमें चार्ज बनते हैं लेकिन वो मूव नहीं करते। अभी सबसे शुरू में जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने बताया था कि अगर मेरे पास ये एनोबाइट की छड़ है, रॉड है, इसको मैं ऐसे रगड़ूंगा, रगड़ने के बाद में अपने हाथ में कागज के छोटे 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 टुकड़े रख लूंगा, और फिर इसको ऐसे रगड़ने के बाद में या कंगा लूंगा, कंगे को रगड़ूंगा बहुत जोर से, तो रगड़ने के बाद में जैसे इसके पास लाऊंगा इस तरीके से तो सारे कागज पे चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज बन गए, चार्ज बन गए लेकिन वो मूव नहीं करे, तो वो किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर विद्युत है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों? करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि जैसे ये है, ये हमारे पास में कोई रॉड है,
इसमें इसको रगड़ा, यहाँ पे हमने जब इसको हमने रगड़ा इतने हिस्से को, जब इसको हमने रगड़ा, रगड़ने के बाद में क्या हुआ कि इसके अंदर क्या बने, चार्ज बने, मान लो इलेक्ट्रॉन्स बने, मान लो सपोज दैट कि इसमें क्या बने, चार्ज बने, चार्ज बने और बन करके यही रहे, कहीं नहीं गए, तो ये होगा स्टैटिक, स्थिर विद्युत। लेकिन चार्ज बन गए और बनने के बाद में इन्होंने क्या करा, इन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया, इधर से इधर चल रहा, इन्होंने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, तभी इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा दोस्तों क्या होती है, धारा का मतलब बहना, फ्लो करना। तो जब कभी चार्ज बनते हैं और चार्ज बनने के बाद में वो एक तरफ से दूसरी तरफ को फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको बोल देते हैं हम कि क्या है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है। द करंट, इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। जब विद्युत जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, जब वो मोशन में होते हैं, गति में होते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। अब जो विद्युत धारा की बात करें, इसको किससे लिखते हैं, इसको आई से दर्शाते हैं, आई फॉर करंट। यही पढ़ना आपको, पीछे वाला आपको पढ़ना भी नहीं था सिलेबस में। तो करंट की जो डिनोशन होता है, डेनोशन होता है करंट को किसके करते हैं, इसको हम आई से डेनोट करते हैं। किसको, आई से डेनोट किसको करते हैं, करंट को करते हैं। अब करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी दोस्तों ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, और जिसको किससे लिखते हैं हम, ए से लिखते हैं। एम्पियर इसकी क्या होती है, एस आई यूनिट होती है। फिजिक्स में यूनिट्स का बहुत रोल है। चार्ज की क्या थी, कूलाम, विद्युत धारा की क्या है, एम्पियर। अच्छा, अब किसी सर्किट में करंट है, किसी सर्किट में विद्युत धारा है, तो कितनी है उसको नापेंगे। तो नापने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है एमीटर। एमीटर एक डिवाइस है जिससे हम क्या नापते हैं, जिससे हम करंट नापते हैं। ऐसा होता है दिखने में, इस तरीके से एक मीटर सा होता है, यहाँ पे ए होता है और इधर प्लस माइनस और इस तरीके से होता है। बस सिंपल सी बात है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या करें, जो करंट है हमारा, करंट होता क्या है, जो हमारा करंट है वो I बराबर Q अपॉन में T, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होती है। मतलब करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर हमारे पास में सर्किट, मतलब ये एक वायर है, इसके अंदर यहाँ पे चार्ज पड़े हुए हैं, ये तो ये चार्ज जब यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे, आगे जब जाएंगे, जब आगे क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करने में, कौन, चार्ज, चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करने में कितना समय लेंगे, उसी को ही हम क्या कह देंगे, उसी को ही हम करंट बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलेंगे। तो आई बराबर Q अपॉन में T, क्या है बोलो फॉर्मूला इसका, आई बराबर Q अपॉन में T। अब इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, और इसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो करंट है आई है, उसकी यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे इसकी ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। लेकिन वो एक और यूनिट पूछे इसकी, तो क्या लिख सकते हैं आप, कूलाम अपॉन में सेकंड। तो ये भी यूनिट है इसकी, इसकी ये भी यूनिट है। याद रखेंगे यूनिट्स के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, यहां से देखिएगा, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, मतलब मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पॉइंट से इन्फिनिटी तक का जो उसका मूव कराने का होता है, उसको ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव को एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किया गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। आगे पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ V। इसको किससे लिखते हैं दोस्तों, इसको लिखते हैं V से, और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। अच्छा जी, अब 1 वोल्ट की बात करते हैं। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट का मतलब है कि ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट एट ए पॉइंट मींस दैट 1 जूल ऑफ वर्क, मतलब 1 जूल काम करना पड़ेगा हमें। कब, जब हम चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आएंगे, तो 1 जूल काम करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम 1 वोल्ट बोलेंगे। अब बात आ रही है भैया जूल क्या है,
तो जूल जो है वो वर्क की क्या है, वर्क की यूनिट है। यहां पे कहने का मतलब मेरा ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, वहां से लिख लेंगे, समझ यहां लेंगे। समझने की बात क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रहा, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को पता नहीं कहां से लेके आ रहे हैं, पता नहीं कहां से, अनंत से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, लेकिन लेके कहां आ रहे हैं, इस जगह पर लेके आ रहे हैं, इस जगह पे, इस जगह पर लेके आना है किसको, चार्ज को। कहां से ला रहे हैं नहीं पता, अनंत से ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं। तो जब किसी एक यूनिट चार्ज को, कौन सा चार्ज को, 1 यूनिट चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को यहां से लेकर के आ रहे हैं अनंत से, कहां पर लेकर आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर के आ रहे हैं यहां पर। तो लाने में जितना हमने क्या करा, जितना हमने वर्क करा, और उसको हमने क्या कहा, उसको कहा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वही बात तो थी यहां पर, क्या थी कि वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, मतलब जहां से भी उसको हम लेकर के आ रहे हैं, और लेकर के आने में जब हम एक काम करते हैं अनंत से, जब हम भाई इस चार्ज को हम लेकर आएंगे, इस चार्ज को हम कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। अनंत से जब हम इस चार्ज को लेकर के आएंगे तो लाने में कुछ तो काम करेंगे, कुछ तो वर्क करेंगे, उसी वर्क को क्या बोल देंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट अगला टॉपिक, अगला है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर इसको कहा जाता है हिंदी में। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, नीचे लिख देता हूं, वहां पे लिखा है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर देखो सेम है, दोनों में बहुत फर्क नहीं है। विभवांतर में क्या होता है, तो उसमें क्या था, उसमें चार्ज को कहां से लेकर आ रहे थे, अनंत से। हमें नहीं पता था कहां से ला रहे हैं, पर इतना पता था कि इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। इसमें क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, कि चार्ज को किसी एक पॉइंट से लेकर के आते हैं, और ये वाला पॉइंट हमें पता होता है, ए पॉइंट से इसको लेकर के आते हैं, बी पॉइंट तक आते हैं, और लाने में जो हम वर्क डन करते हैं, ठीक है, जो चार्ज है, इस चार्ज को लाने में हम क्या करें, कुछ तो वर्क करेंगे, और वर्क करने में हम कुछ तो समय लेंगे। बात समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे भाई। इस चार्ज को हम यहां से यहां वर्क करेंगे, और चार्ज को जब हम मूव कराएंगे यहां से यहां तक, जब हम चार्ज को लाने में जो वर्क करेंगे, किसको लाने में, चार्ज को लाने में, वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो W अपॉन Q बराबर V, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, V बराबर W अपॉन में Q। कैसे बना, कि कितना हम वर्क डन करते हैं, कितना हम वर्क डन करते हैं किसी चार्ज को मूव कराने में, वो हमारा क्या है, विभवांतर है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, हमें दोनों पॉइंट पता होते हैं, चार्ज कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, विद्युत विभव है, उसमें हमें एक पॉइंट नहीं पता होता, वो अनंत से आती हैं चीजें। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा ओम्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आना ही आना है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पेपर हो और सवाल ना आए। तो डेफिनेशन यहां से याद कर लेनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक फिक्स तापमान पर, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये बात कहना चाह रहा है कि जो करंट है, जो आई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, विभवांतर के। कब, जब तापमान कैसा हो, कांस्टेंट हो, स्थिर हो। बात समझ में आई। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, विभवांतर के। कब, जब कोई तापमान फिक्स हो, इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। आई क्या है आप जानते हैं, आई है करंट, V क्या है जानते हैं, वोल्टेज। अब क्या करेंगे हम, आई बराबर, इसको हटा देंगे, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे इसके लिए कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे R इंटू V। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, V बराबर, ये सॉरी, ये इस तरीके से करेंगे हम, V डायरेक्टली आई करेंगे, ऐसे करेंगे, तो इसको हटा देंगे हम, V को हटा के यहाँ पर कर देंगे बराबर, तो R इंटू आई हो जाएगा। तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा निकल के ओम का। वो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, V बराबर आई आर। ये फॉर्मूला हमारा किसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा ओम का। तो ओम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। ठीक है जी, आपको याद रहेगा ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक।
ठीक है, जी हाँ। आगे देखते हैं, V क्या होता है हमारा, V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, इसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। I हमारा क्या है, करंट यानी कि विद्युत धारा है। R क्या है दोस्तों, R यहाँ पे है रेजिस्टेंस, जो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पे लिया है R हटाने के लिए। अब बात क्या है कि धारा विभवांतर के सीधे अनुपातिक होती है, मतलब जितना आप विभवांतर को बढ़ा दोगे, जितना बढ़ जाएगा ये, उतना ही क्या बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, या जितना करंट बढ़ जाएगा उतना ही विभवांतर बढ़ जाएगा, जितना करंट कम हो जाएगा उतना ही विभवांतर कम हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वही बात करें हम इसकी रेजिस्टेंस की, तो जो रेजिस्टेंस है V अपॉन R बराबर I, ये हुआ फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, जो करंट है हमारा वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप I को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बात समझ में आई, वेरी गुड। तो यहां पर ये हमारा ओम का नियम खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला आपका टॉपिक ओम के नियम के बारे में ही है, ग्राफ बनाना है V और I का, और V और I का जो ग्राफ है उस ग्राफ में हमें देखना है किस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमारा ये V है और ये I है, और जब भी हम V और I का ग्राफ बनाएंगे एकदम सीधा जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा ये तो गलत लाइन खींच गई है, ये जाएगा इस तरीके से, ये सीधा ग्राफ एकदम। जब क्यों, क्योंकि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, इसलिए ग्राफ ऐसा जाएगा। 1 ओम। अब बात आती है 1 ओम क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछने लगा कि 1 ओम क्या होता है, तो उसको बताएंगे हम कि 1 ohm is the resistance of conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its end, a conductor of 1 ampere flow through it। 1 ohm एक चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। मतलब 1 वोल्ट के विभवांतर से 1 एम्पीयर की धारा जब प्रवाहित होती है तो उसको 1 ओम कहते हैं। आगे है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट है, मैं बार बार बता रहा हूं, जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, यानी कि रोकना किसी को। अगर यहां से कोई चीज आती है, उसको रास्ते में रुकावट उसके लिए पैदा हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसी प्रकार से जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है, ठीक है, ये एक तार है, ये तार है, ठीक है जी, ये क्या है, एक तार है। इस तार में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ फ्लो करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, लेकिन जब इधर जाएंगे तो इनके आपस में टकराने की वैसे ही गति धीमी हो जाएगी, या उधर से कोई इनसे टकरा जाएगा, इनकी रुकावट पैदा हो जाएगी। तो जब किसी सर्किट के अंदर, किसी वायर के अंदर करंट का जो विरोध करता है, विद्युत धारा का जो अपोज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी भी करंट का जब विरोध करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब जो रेजिस्टेंस है हमारा, जो विरोध है हमारा, ये बहुत बातों में निर्भर करता है, कई बातों में। पहली बात तो लंबाई में निर्भर करता है, दूसरा निर्भर करता है किस पे, उसकी थिकनेस पे, कितना मोटा है, तीसरा निर्भर करता है किस पे, उसका नेचर कैसा है, मटेरियल का मतलब किससे बना हुआ है, और चौथा करता है किससे, तापमान से। तो ये सभी किससे करते हैं, उस पर निर्भर करते हैं। अब बात यह है कि भैया रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस को लिखते किससे हैं, तो रेजिस्टेंस को लिखते हैं किससे, आर से। अभी पीछे लिखा तो था V बराबर आई आर, वहां पे आर क्या था, रेजिस्टेंस, वो यही तो था। तो आर क्या है दोस्तों, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है ओम। क्या है इसकी यूनिट, ओम। जो अभी आप ओम का नियम पढ़ के आए हैं ना, वही इसकी यूनिट। और सिंबल कैसा है इसका, दिख रहा सिंबल इसका, ये सिंबल इसका ओम, इसको ओम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। अभी बताया मैंने आपको कि रेजिस्टेंस निर्भर करता है 4 बातों पे। पहली बात कौन सी है, चालक की लंबाई, तार की लंबाई, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कैसे, अगर
तार, अगर तार छोटा होगा तो रेजिस्टेंस होगा उसमें कम, और अगर तार लंबा होगा तो रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा। मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लंबाई के। लंबाई अगर आप बढ़ा दोगे तार की तो रेजिस्टेंस भी उसमें बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा लंबा तार उतना ही ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस, रुकावट। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। सेकंड बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब है इसका ये वाला एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा, देखो ये तार है ऐसे, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे है, ऐसे, इसका ज्यादा है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा तो देखो इलेक्ट्रॉन्स को जाने का रास्ता मिल जाएगा, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब ये उल्टा होता है। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अनुप्रस्थ काट। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन, लेकिन हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। क्या होता है यहाँ पे लिखूंगा इसको, जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली है 1/, रेजिस्टेंस के। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ अगर एरिया बढ़ता है, देखो कितना एरिया बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है कम। और अगर एरिया घटता है तो रेजिस्टेंस हो जाता है ज्यादा। ये बच्चों क्या है, ये है एरिया, ये एरिया। बात समझ में आ गई। अगर जो एरिया आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस हमारा घट जाएगा। क्वेश्चन मतलब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कहता है, कंडक्टर के सामग्री की प्रकृति, नेचर ऑफ द मेटेरियल ऑफ कंडक्टर। मतलब तार का गुण कैसा है। अगर हमारे पास तार है लोहे का तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। अगर तार हमारे पास में है कॉपर का तो कम रेजिस्टेंस है। अगर हमारे पास तार है चांदी का और कम रेजिस्टेंस है, और हमारे पास तार है सोने का, सबसे कम रेजिस्टेंस है। मतलब तार की प्रकृति भी डिपेंड करती है, जितना बढ़िया तार उतना ही बढ़िया मतलब उतना ही उसमें कम रेजिस्टेंस, और जितना घटिया तार उतना ही उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, चालक का तापमान। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा गर्मियों में तार फूक जाते हैं जल्दी, सर्दियों में नहीं फूकते। कारण है उसका क्या, कि तारों के अंदर रेजिस्टेंस गर्मियों में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सर्किट टूट जाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके दोस्तों, टेम्परेचर के। तीसरी बात ये हो गई, और ये मैं आपको बता चुका हूं। तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या होती है प्रतिरोधकता। द रेजिस्टिविटी ऑफ द सबस्टांस इज द न्यूमेरिकल इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ रोड दैट सबस्टांस विच 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इज क्रॉस सेक्शन। द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर विच इज रिटन बाय द सिंबल ऑफ ऐसे ओम मीटर लिखा जाता है। देखो कहने का इसका मतलब यह है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ की एक क्षण के प्रतिरोध के बराबर होती है, जो 1 मीटर लंबी तथा 1 वर्ग मीटर प्रस्ताव की होती है। मतलब बात शॉर्टकट है कि रेजिस्टिविटी जो है ना, किसी तार की एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, किसी तार की क्या होती है, एक्चुअल कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि एक फिक्स होती है और वो उस तार में निहित होती है, और जो कांस्टेंट मानी जाती है सभी तारों के लिए। हर एक तार की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, उसका प्रॉपर गुण होता है उसके अंदर। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। लिखते कैसे इसको, ऐसे लिखते हैं ओम और मीटर, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसकी यूनिट क्या होती है और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है। अच्छा, इसको लिखने होंगे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे, रो बोलते हैं इसको, रो से इसको दर्शाते हैं, और इसकी यूनिट क्या है, ओम मीटर इसकी यूनिट है। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। जो हमने रेजिस्टेंस पढ़े थे थोड़ी देर पहले, मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी तार का जो विरोध करता है वो रेजिस्टेंस होता है, वो होता है प्रतिरोध। अब रेजिस्टेंस को जब हम जोड़ते हैं आपस में, तो उनको जोड़ने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, पहला तरीका है सीरीज का, यानी कि श्रृंखला का, उसको हिंदी में श्रेणी क्रम बोलते हैं। ठीक है जी, श्रेणी क्रम। और दूसरा है समांतर क्रम, इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, पार्श्व क्रम, पैरेलल का। दो तरीके हैं, पैरेलल और सीरीज। ठीक है, तो पहले देखते हैं सीरीज वाले को, श्रृंखला वाले को। इसमें क्या होता है कि व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब एक का अंतिम सिरा दूसरे का अंतिम सिरा जुड़ेगा
कॉन्सिक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, उसे हम बोलते हैं सीरीज में जुड़ना। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जुड़े किसी भी प्रतिरोध का संयुक्त प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मूला। चलो ठीक है, इसको देखते हैं एक बार दोबारा से, मैं बताऊं आपको। जो रेजिस्टेंस है, जो क्या है, जो प्रतिरोध है उसके जुड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है उसका, पहला तरीका यह है कि जो रेजिस्टेंस है, ये इस तरीके से हम क्या दिखाते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है एक, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और जोड़ना है हमें, इस तरीके से जुड़ गया, इसके साथ एक रेजिस्टेंस और जोड़ना है हमें इस तरीके से, तो तीन रेजिस्टेंस जुड़े, और इसको जोड़ दो किससे, एक पूरी की पूरी बैटरी के साथ में लगा दो तार इसका, सर्किट कंप्लीट, ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट जा रहा है इधर से करंट आ रहा है, तो तीन रेजिस्टेंस हमने जोड़े, एंड टू एंड जोड़े, इसको मानो आप R1, इसको मानो R2 और इसको मानो R3। तो यहां पे एक फॉर्मूला तैयार होता है रेजिस्टेंस का सीरीज में। भाई ये किसमें है, ये रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस किसमें जोड़ रहे हैं हम जोड़ रहे हैं किसमें, इसको सीरीज में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, श्रेणी क्रम में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, RS छोटा सा लिख देते हैं यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरीके से फॉर्मूला आगे चलता रहता है, आगे कितने भी ऑपरेशन में जोड़ सकते हैं। तो ये होता है हमारा श्रेणी क्रम। अब वही बात करें हम किसकी, अब हम बात करते हैं पैरेलल की, पार्श्व की, यही बताया था मैं आपको पार्श्व के बारे में भी। पार्श्व में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस मतलब जब दूसरे से जुड़ता है तो दोनों का एक पॉइंट होता है, मतलब एक जंक्शन होता है जहां पे सभी रेजिस्टेंस आपस में जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल में। जैसे देखो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये रहा, एक रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस ये रहा, और एक रेजिस्टेंस ये रहा, तीन रेजिस्टेंस हमारे पास में, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट पर आकर के जुड़ेंगे इस तरीके से, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक पॉइंट पर आकर के जुड़ेंगे इस तरीके से, और यहां से फिर हम क्या लगा देंगे इसमें, एक लगा देंगे बैटरी, और इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। वो तरीका जैसे जोड़ा है मैंने, उस तरीके को बोलते हैं पैरेलल, पार्श्व। ये जो तरीका मैंने जोड़ा है इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। इसमें क्या है, इसमें आप R1 मान लें, इसमें R2 मान लें, और इसमें क्या मानेंगे R3। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से आगे इसमें कितने भी आप रेजिस्टेंस इसमें भी आप आगे जोड़ सकते हैं। तो ये आपका हुआ रेजिस्टेंस, ऐसे होता है श्रेणी क्रम में और ऐसे होता है समांतर क्रम में। ये है पैरेलल में, ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई है कि व्हेन टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, मतलब सेम पॉइंटों पे आके जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं पैरेलल में। और समांतर में जुड़े प्रतिरोध संयुक्त प्रतिरोध व्युत्क्रम के व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। और यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला जो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बात आ रही है डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। अगर हम अपने घरों में सर्किट लगाने किसमें, सीरीज में, तो क्या नुकसान है, क्या नुकसान है सीरीज में सर्किट के। तो पहला नुकसान क्या है कि इफ वन इलेक्ट्रिक एप्लायंस स्टॉप वर्किंग, अगर एक ने काम करना बंद कर दिया तो सारे काम करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। कैसे, देखो ऐसे, मान लो घर है हमारा, ठीक है, हमारे घर में इस तरीके से सर्किट हमने लगा रखे हैं, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये कूलर है, ये पंखा है, ये वॉशिंग मशीन है, और ये सब जुड़ रहे हैं किससे, एक तार से जुड़ रहे हैं। ये रही बैटरी, इधर प्लस इधर माइनस। अभी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 ये R6। मान लो ये वाला खराब हो गया, ये क्या हो गया, फूक गया यहाँ से। तो जब यहाँ से फूक गया तो क्या होगा कि करंट जो है, इधर से करंट जा रहा था तो आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया, फूक गया है। तो ठीक है, ये तो क्या हो गया, फूक गया, तो आगे तो करंट जा ही नहीं पाएगा। और जब आगे करंट नहीं जा पाएगा तो फिर तो सभी खराब हो जाएंगे। तो यही तो कहने का इनका मतलब था कि जब एक खराब हो गया तो सारे के सारे खराब हो जाते हैं। दूसरी बात, इन द इलेक्ट्रिक एप्लायंस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कनेक्ट टर्न ऑफ और ऑन। सभी एक स्विच से काम करेंगे, एक स्विच से पूरे घर की लाइट जाएगी और एक स्विच से ही पूरे घर की लाइट आएगी, तो ये भी दिक्कत है। तीसरा, इन द सर्किट एप्लायंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज।
सभी के अंदर वोल्टेज में सेम नहीं होती, वोल्टेज भी बदलती रहती है। ठीक है, और अगला है इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज। रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है इसका, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों, इसका फॉर्मूला था ये वाला R1 प्लस, मान लो ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 7 ओम का है, तो बहुत हो जाएगा, 14 ओम का हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें क्या होते हैं, ये नुकसान होते हैं। तो ये डिसएडवांटेज है, आपको ये याद रखनी है, परीक्षा में पूछी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले पे। अगला है हमारा एडवांटेज ऑफ पैरेलल। अच्छा, वहीं पैरेलल का फायदा है कुछ। अब उसका क्या फायदा, उसका फायदा ये है कि अगर एक स्विच खराब हो गया किसी वजह से, तो बाकी सभी स्विच बराबर काम करते हैं, और सभी स्विचों के ऑन ऑफ करने के बटन भी अलग अलग होते हैं। और तीसरा, उनका वोल्टेज भी कम हो जाता है। और चौथी बात क्या होती है कि उनकी जो बिजली की आपूर्ति है उसमें करंट कम खर्च होता है। इससे देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो कहाँ चला गया वो, ये था ना। अगर मान लो ये वाला खराब हो गया किसी वजह से, मान लो ये खराब हो गया, ठीक है, जब ये खराब हो गया तो अब फूक गया, तो करंट इधर से नहीं जाएगा, तो करंट इधर से चला जाएगा, सब चलते रहेंगे। इसका अलग स्विच लग जाएगा यहाँ पे, इसका अलग स्विच लग जाएगा यहाँ पे। बस ये है इसके फायदे। तो इसके फायदे होते हैं और उसके नुकसान होते हैं, दोनों आपको समझ लेने हैं, याद रखने हैं, परीक्षा में ध्यान देना है। अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। अच्छा, पावर क्या होती है, पावर जानते हैं आप? पावर का मतलब है कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की हमारी जो क्षमता है वो पावर है। और वही काम अगर बिजली करे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक इकाई समय में हम कितना काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। तो पावर क्या होती है, पावर होती है W अपॉन में T। हम कितना काम करते हैं एक यूनिट समय में, उसको बोलते हैं पावर। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ फॉर्मूले में। और पावर की यूनिट क्या दोस्तों, इसकी यूनिट पावर की होती है वाट, WA लिखते किससे इसको, W से। तो इसकी यूनिट क्या होती है वाट। और ये वाला W क्या है, ये वाला W है वर्क, और वर्क की यूनिट क्या होती है जूल। और ये क्या है टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो पावर की एक नई यूनिट बन जाती है। एक यूनिट तो पावर की क्या है, एक यूनिट तो पावर की है वाट। भाई पावर की एक यूनिट क्या है वाट, लेकिन एक यूनिट क्या बन जाएगी वहां से, जूल पर सेकंड। एक तो ये यूनिट है पावर की और एक ये यूनिट है पावर की, लेकिन ऐसा यूनिट कौन सी है, वाट है। आगे, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस कंज्यूम इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, इट पावर इज सेड टू बी 1 वाट। अब पूछा 1 वाट क्या होता है, 1 वाट पावर क्या होती है, तो 1 जूल काम करते हैं हम हर एक सेकंड में, उसको हम बोलते हैं 1 वाट पावर। डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। 1 वाट की पेपर में पूछी जाती है, 1 वोल्ट की पेपर में पूछी जाती है, 1 ओम की पेपर में पूछी जाती है, 1 कूलम की पेपर में पूछी जाती है। मैंने सारी की सारी आपको जो लिखवाई है, समझाई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सम अदर फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अभी मैंने बताया था पावर क्या होती है, पावर बताई थी मैंने आपको W अपॉन में T, यही तो बताई थी पावर आपको मैंने। ठीक है, ये पावर है, ये पावर का फॉर्मूला है, ये पावर है। इसकी यूनिट क्या होती है वाट, इसकी यूनिट क्या है जूल, इसकी यूनिट क्या है सेकंड। अब वही बात करते हैं हम पावर के और फॉर्मूले हमारे पास में होते हैं। पावर का पहला फॉर्मूला है ये रहा, P बराबर I इंटू V, यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है पर है पहला फॉर्मूला है। ठीक है, वो ऊपर नीचे हो गया, कोई ऐसा क्रम नहीं बना हुआ, आप किसी को पहला और लास्ट मान सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। I यहाँ पे क्या है, ये करंट है, और R यहाँ पे क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सेकंड पावर का फॉर्मूला क्या है, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। V बोले तो वोल्टेज है और R बोले तो रेजिस्टेंस है। और थर्ड फॉर्मूला है P बराबर I इंटू R, और एक तो हमारा शुरू वाला फॉर्मूला था ही। तो ये 4 फॉर्मूले हैं पावर के। इन 4 फॉर्मूलों का यूज करके आप इस चैप्टर के सभी सवालों को कर सकते हैं। हाँ, ये देखो दोस्तों, ये 1 शॉट की वीडियो है, तो इसमें हम आपको न्यूमेरिकल तो कराएंगे नहीं, तो न्यूमेरिकल के लिए हमारी एक अलग से वीडियो आएगी, इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे हम जो है, और फॉर्मूलों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे। अगला है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर। अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है ऊर्जा। तो जब हम ऊर्जा का लेन देन करते हैं तो उसको बोलते हैं कमर्शियल। जब भी हम व्यापार करते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल। भारत सरकार हमें जो बिजली देती है, जो भारत सरकार हमें बिजली देती है, वो बिजली ऐसा तो नहीं है कि कैसे भी ले जाओ, तो हम दोनों व्यापार करते हैं,
हम बदले में पैसा देते हैं सरकार को, सरकार हमें बदले में क्या देती है, बिजली देती है। लेकिन जो बिजली होती है उसकी जो यूनिट होती है, जो एनर्जी है, जो क्या है, एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है दोस्तों, वो होती है जूल। लेकिन जूल बहुत छोटी यूनिट है, और जूल के अंदर अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो काउंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जूल में ना देकर किस में दी जाती है, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में क्या करते हैं, बिजली का लेन देन करते हैं, किलोवाट आवर में। आप देख पा रहे हो किलोवाट आवर में। तो 1 किलोवाट आवर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड इन 1 आवर। मतलब 1 किलोवाट का मतलब है कि 1 घंटे में हम कितनी एनर्जी, किलोवाट एनर्जी खर्च कर देते हैं। 1 घंटे में हमने कितने किलोवाट ऊर्जा खर्च कर दी, वो हमारी होती है 1 किलोवाट आवर। और इसी के अंदर ही हम सरकार से लेन देन करते हैं। हम उन्हें 1 किलोवाट आवर का पैसा देते हैं। वो हर प्रदेश में, हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। यूपी में शायद 7 या 8 रुपए है, दिल्ली में तो फ्री चल रही है, 3 रुपए यूनिट पहले हुआ करती थी। तो वो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग उसके रेट सरकार तय करती है अपने हिसाब से। लेकिन हम उसका चार्ज कितना करते हैं, 1 किलोवाट आवर का, 1 किलोवाट आवर। इस हिसाब से हम जो बिजली का लेन देन करते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E बराबर P इंटू टी। और यहीं से हम पावर का फॉर्मूला बनाएंगे, तो पावर बराबर हो जाएगा E अपॉन में टी। E बोले तो एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या, जूल, और वर्क की यूनिट क्या, जूल। तो चाहे वर्क लिखो यहाँ पे, चाहे यहाँ पे एनर्जी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। अगला टॉपिक है इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी किसी सर्किट के अंदर पास होती है तो वहां पे हीट पैदा होती है। तो उसकी वजह से क्या क्या संभव है चीजें, तो पहला तो है ताप प्रभाव, हीट उत्पन्न होती है, दूसरा चुंबक बनती है, और तीसरा केमिकल प्रभाव होता है। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है हीटिंग प्रभाव। उसमें क्या होता है कि जब किसी सर्किट में करंट पास होता है, और अगर वो तार किसका है, निक्रोम का वायर है। आपने देखा होगा हीटर के अंदर एक तार पड़ी होती है इस तरीके से गोल, उस तार का नाम है निक्रोम वायर। वो कौन सी वायर होती है, वो होती है निक्रोम वायर। इस वायर के अंदर जब हम करंट पास करते हैं तो ये सारा का सारा करंट है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। और बहुत अधिक मात्रा में उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तपन निकलती है, जिसका प्रयोग करते हैं कुछ लोग खाना बनाने में, कुछ लोग पानी गर्म करने में, कुछ लोग हाथ सेकने में। तो ये क्या है हमारी, ये है निक्रोम की वायर। क्या की वायर है, निक्रोम की। पेपर में सवाल पूछेगा कि हीटर के अंदर जो वायर होती है वो किस चीज की होती है, तो आप उसका जवाब लिखेंगे ये होती है हमारी निक्रोम की वायर। समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बाकी बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है करंट पे। अगर किसी सर्किट में, हमारे पास कोई सर्किट है, हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है जी। इस सर्किट में हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने लगा रखी है बैटरी, ये प्लस ये माइनस, इधर से करंट जा रहा है, इधर करंट आ रहा है वापस लौट करके। तो हम बात करते हैं हीट की, कितनी हीट इसमें पैदा होगी। तो जितना हम करंट इसमें पास करेंगे करंट की पावर के फॉर्म में, करंट का स्क्वायर जो है, जितना हम इसमें करंट देंगे उतनी ही ज्यादा हमें हीट मिलेगी। समझ में आया। और जितना ही इसके अंदर, अच्छा मैं एक बात और बता दूं आपको यहाँ पे, कि जो हमारा हीट है, जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई स्क्वायर के। इस साइन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते चले जाएंगे, या फिर जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते चले जाएंगे हीट बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे आप करंट घटाते चले जाएंगे हीट यहाँ पे हमारी घटती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारी बात करें, कहाँ चला गया, हाँ नेक्स्ट हम बात करें आर की और टी की। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के। अगर तार के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हमारी हीट भी बहुत ज्यादा होगी, और तार के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो हमारी हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसी प्रकार से तीसरी बात करें हम, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। अगर हम 1 घंटे तो जलाएंगे बल्ब तो उस हिसाब से गर्म होगा, अगर हम 10 घंटे तो जलाएंगे तो उस हिसाब से गर्मी वो छोड़ेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो हीट है वो इन तीनों बातों पर क्या करती है, निर्भर करती है। वो करंट पे भी निर्भर करती है, वो रेजिस्टेंस पे भी निर्भर करती है, और वो टाइम पर भी निर्भर करती है। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाँ तो हम चल रहे थे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है हीटिंग की, वो बताते हैं हम। एक है हमारा इलेक्ट्रिक हीटर, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम करंट प्रोवाइड कराते हैं, और वो उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है,
हीट में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड वहां पर है एक इलेक्ट्रिक आयरन, आपके घरों में जो प्रेस होती होगी, आपने प्रेस का काफी यूज करा है, उस प्रेस को जब हम बिजली के तारों में लगाते हैं तो वहां से बिजली आती है, और आने के बाद में वो सारी की सारी जो बिजली है वो कन्वर्ट किस में होती है, हीट में, वहां से भी गर्मी पैदा होती है। नेक्स्ट हमारे पास में इलेक्ट्रिक बल्ब है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब वे बल्ब है जो अपने शादी ब्याह में देखे होंगे, इसको हम बोलते हैं हैलोजन के बल्ब। इसमें क्या होता है कि ये इसमें सेम करंट आता है। देखो हमारे घर में जो भी बल्ब है वो है एलईडी वाले बल्ब, उसमें क्या होता है, एक मिनट, तो मामला खराब हो गया यार।